नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आइए आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स पर कसता जा रहा है शिकंजा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी। वादी में दाइश की मौजूदगी की खबरें बेबुनियाद। वजीर दाखिला ने की खबरों की तरदीद। कहा दाइश के प्रोपेगेंडा से मुतासिर नहीं होगा मुल्क का नौजवान। मरकजी दाइश को लेकर के खास तौर से मरकजी वजीर दाखिला ने इसको लेकर के खारिज किया। कहा दाइश के प्रोपेगेंडा से मुतासिर नहीं होगा मुल्क का नौजवान। मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा 24 नवंबर को जाएंगे जम्मू कश्मीर। बातचीत के मरहले को आगे बढ़ाने के लिए दौरे का प्रोग्राम तरतीब दे रहा है वज़ारत दाखिला। दौरे से कब्ल हो सकता है कुछ अहम ऐलान। पीडीपी बीजेपी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास। गवर्नेंस को लेकर के जरूरी मुद्दों पर हुई बातचीत। गुज़िश्ता माह होनी थी मीटिंग। फारूक अब्दुल्ला के मुतनाज़ा बयान पर दायर रिट को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया रद्द। अर्जी गुजार को मरकजी हुकूमत से राब्ता करने की दी सलाह। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हिफाजती दस्तों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एनकाउंटर के दौरान लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंट को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक तीनों मिलिटेंट पाकिस्तानी शहरी थे। मगाम के खार इलाके के इस मकान में छिपे 3 मिलिटेंट्स को पुलिस ने मार गिराया। सिक्योरिटी दस्तों को देर रात इस मकान के अंदर मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही आर्मी, सीआरपीएफ और मकामी पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके मिलिटेंट्स को सरेंडर करने को कहा। मुश्तरका मुहिम में तीनों मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। आईजीपी मुनीर खान के मुताबिक मिलिटेंट की जानिब से फायरिंग किए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई में तीनों मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। मजीद मिलिटेंट्स के छिपे होने के अंदेशों के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी है। वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड एंड वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन in the hinterlands at Hindwara. So we are the operation is almost over, but the search of the adjacent area is also on presently. Maybe we find someone else there. सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान की जानिब से मिलिटेंट्स को वादी में दाखिल कराने की हिकमत अमली काफी पुरानी है। आईजीपी के मुताबिक इस हिकमत अमली से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्स हर वक्त तैयार है। Pakistan is trying hard to push as many as militants towards this side of LC, and because they also know that now any time the snowfall will be there and the passes and other things, it will become more difficult for the infiltration. So they are also trying hard to push as many as militants to this side as possible, and this is the time when we should be very alert, and if some of them manage to come to the hinterlands, we have to neutralize, eliminate them in the hinterlands. That's what we are doing. वादी में गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर सिक्योरिटी फोर्स की ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। इससे कबल 18 नवंबर को भी जुनूबी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में एनकाउंटर में हिफाजती दस्तों ने 6 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया था। इसमें मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी का भतीजा भी शामिल था। मारे गए सारे मिलिटेंट्स पाकिस्तानी थे।
आईजीपी ने मुहिम की कामयाबी का सेहरा सिक्योरिटी फोर्स के खुफिया अमले के सर बांधा। As I have been telling you that militancy per se is not over completely, but yes, we are carrying out very successful operations of late, and hopefully this trend will continue, and hopefully will continue to get good intelligence, and once we get good intelligence and good surgical operations are expected from the forces. मुहिम के दौरान मकान को खासा नुकसान पहुंचा, लेकिन हिफाजती दस्तों ने मकान मालिक और घर के दूसरे अफराद को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दिया। सिक्योरिटी अमले ने मिलिटेंट्स के पास से 2 AK-47 और भारी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद किए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और उधर हंदवाड़ा के कामयाब ऑपरेशन के बाद कुपवाड़ा में भी हिफाजती दस्तों और मिलिटेंट के बीच तसादुम की खबर है। मुश्तरका कार्रवाई में 21 राइफल्स की सीआरपीएफ और मकामी पुलिस की टीम शामिल है। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स के छिपे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम बताएंगे। सैयद तजम्मुल, जाना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, सैयद तजम्मुल को अपने साथ हम जोड़ेंगे, उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर हंदवाड़ा के कामयाब ऑपरेशन के बाद आपको एक बार फिर से बता दें, कुपवाड़ा में भी हिफाजती दस्तों और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम की खबर। मुश्तरका कार्रवाई में सीआरपीएफ और मकामी पुलिस की टीम शामिल है और इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स के छिपे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि मजीद जिस तरह की हालत बनी है मिलिटेंट्स की, उनमें अफरा तफरी है और लगातार जो कार्रवाई इस वक्त हो रही है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, उसके चलते मिलिटेंट्स में भी हड़कंप मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है। और डीजीपी ने मुहिम की कामयाबी पर पुलिस फोर्स की तारीफ की है। लगातार कामयाबी मिल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को। आज भी हंदवाड़ा में जो है 3 एलईटी के जो मिलिटेंट हैं मारे गए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है और पुलिस को जो ये कामयाबी मिली है, इसके पीछे आप क्या क्या मानते हैं कि जो चीज़ें हैं काम कर रही हैं? लड़के अच्छा काम कर रहे हैं और क्या कामयाबी, इसी की वजह से कामयाबी है और अच्छी बात है। जितना जल्दी हालात अच्छे हों उतनी बढ़िया बात है। अभी त्रेहगाम में भी एनकाउंटर चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी कश्मीर में खुशहाली है। घर वापसी हो रही है यूथ की, तो इसे क्या कहेंगे? माँ बाप की अपील पे अगर बच्चे घर आते हैं बहुत अच्छी बात है। हम वेलकम करते हैं। इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जाए? मुझे कुछ नहीं करना, बच्चे के माँ बाप खुद ही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वादी में दाइश की मौजूदगी की मुबैना खबर की वजारत दाखिला ने भी तरदीद की है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि दीगर लोगों की तरह मुस्लिम मुआशरे की वतन परस्ती शख्स से बालातर है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाला कोई भी शख्स दाइश के प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होगा। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 17 नवंबर को हिफाजती दस्तों पर हुए हमलों में दाइश के शामिल होने का दावा किया जा रहा था और सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही थी कि वादी में दाइश ने पांव फैलाने शुरू कर दिए। वजीर दाखिला ने इन खबरों को नफी करते हुए कहा है कि इस सिलसिले में सिक्योरिटी एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं, लेकिन अभी तक दाइश की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। और मुज़ाकरातकार के तौर पर तकर्रूरी के बाद दिनेश्वर शर्मा दूसरी दफा जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। दिनेश्वर शर्मा 24 नवंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और बातचीत के मरहले को आगे बढ़ाने के लिए वजारत दाखिला दौरे के प्रोग्राम को तरतीब दे रहा है। ऐसी भी खबर है कि दौरे से कबल मरकजी हुकूमत वादी में मुस्बत पैगाम देने के लिए कुछ अहम ऐलान करे। जराये के मुताबिक जल्द ही कश्मीर में पत्थरबाजी के वाकयात में पहली दफा शामिल नौजवानों को आम माफी दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है और इस सिलसिले में उन पर दर्ज FIR वापस भी हो सकती है। जराये के मुताबिक इस मसले पर रियासती और मरकजी हुकूमत के बीच बातचीत आखिरी मरहले में है। माना जा रहा है कि मिलिटेंसी से तौबा करने वाले माजिद अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होना इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। तो आपको बता दें कि दिनेश्वर शर्मा फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं और पिछली बार जब वो आए थे तो कई तंजीमों ने इनसे बातचीत की थी। मुज़ाकरातकार के तौर पर वो आ रहे हैं जम्मू कश्मीर और दिनेश्वर शर्मा 24 नवंबर को जम्मू कश्मीर का फिर दौरा कर सकते हैं और बातचीत के मरहले को आगे बढ़ाने के लिए वजारत दाखिला दौरे के प्रोग्राम को तरतीब दे रहा है। ऐसी भी खबर है कि दौरे से कबल मरकजी हुकूमत वादी में मुस्बत पैगाम
देने की कोशिश कर रही है और कश्मीर पत्थरबाजी के वाकयात में पहली दफा शामिल नौजवानों को आम माफी दिए जाने का भी ऐलान किया जा सकता है। हमारे रिपोर्टर आसिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी आसिफ, क्या खबर मिल रही है वजारत दाखिला से दिनेश्वर शर्मा के दौरे के मद्देनजर? देखिए, साफ तौर पे है इमरान, आपको पता होगा कि इस दिनेश्वर शर्मा की जब से नियुक्ति हुई है, जब से एडवाइजर के तौर पे, और जो एक बार जा चुके हैं वो तो साफ तौर पे ये उनका तक पॉजिटिव रिजल्ट रहा है, क्योंकि वो जब लौटने के बाद जब उन्होंने एचएम को, होम मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, तो उसमें साफ तौर पे वो पूरा रिपोर्ट दिया था, सबमिट किया था, और उसके बाद उनके बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने से हालात में भी तब्दीलियां आई हैं, क्योंकि खासतौर पे वहां पे एचएम ने कहा है कि वहां कोई ऐसा एक एजेंट नहीं है, वहां कोई ऐसी जो भी चीजें हैं वो सामने है, सबके सामने है, सारी चीजें हैं। और दिनेश्वर शर्मा ने बार बार इसकी कोशिश की है कि लगातार वहां के बड़े जो भी लोग हैं, जो भी खासतौर के वहां के नामीन लोग हैं, उनसे बातचीत की जाए और बातचीत से ही रास्ता निकाला जाए, क्योंकि देखिए ये सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर के हालात को समझने के लिए, वहां की चीजों को ठीक करने के लिए बातचीत का ही रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है जी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के बयान को भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी सबने रिजेक्ट कर दिया। और साफ तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो अभी तक प्रोग्राम, जो हमारी जानकारी मिल रही, 24 नवंबर को दिनेश्वर शर्मा जी यहाँ से जाएंगे और फिर वो बातचीत के मरहले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो लगातार दूसरा दौरा उनका ये दूसरा टर्म होगा। और जिस तरीके से अभी भी एचएम बहुत काफी खुश हैं, और उन्होंने जो वजीर आजम को जो रिपोर्ट सबमिट की है, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि दिनेश्वर शर्मा की बातचीत के पहल से काफी फर्क पड़ा है, और चाहे जिस भी पार्टी के लोग हों, जो भी नुमाइंदे हों, वो सब जगह हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलकर उनसे बातचीत करी है। एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि बातचीत के मरहले एक रास्ता निकले, जिससे कम से कम वहां पे जो है वहां अमन शांति फिर से वापस लौट पाए, फिर से वो जिस तरह से हम कहते थे कि अगर जन्नत कहीं है तो वो सिर्फ कश्मीर में है, तो उसको ही फिर से। और जिस तरह से माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है उनके दौरे से पहले, अगर कश्मीर की हम बात करें, हो सकता है कि पत्थरबाजों को लेकर आम माफी का ऐलान हो जाए। इस सिमत में क्या खबर मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ बड़े डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। ये बात हुकूमत को बेहतर मालूम है कि अगर जब तक हम वापसी का रास्ता तब तक नहीं खोल सकते हैं, जब तक उनको हम अपने टेबल पे ना लाके बैठाएं, जब उनको अपने आमने सामने बैठाएंगे, उनके तमाम मरहले को समझेंगे, तभी ये रास्ता खुल सकता है। और इसीलिए दिनेश्वर शर्मा ने ये पहल की थी, और उन्होंने ही ये रिपोर्ट अपनी जो रिपोर्ट एचएम को दी, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए कुछ बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। खासतौर पे जो लोग नाराज है, अगर उनको नाराज छोड़ देंगे तो वो और नाराजगी बढ़ेगी। जो नाराज है उन्हीं को मनाने की जरूरत है, वो अपने लोग हैं, उनको मनाया जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है, उनसे एक रास्ता निकाला जा सकता है, और उनकी तमाम परेशानियों को समझा जा सकता है। कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसको आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब से होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बने हैं, और तब से उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी में जम्मू कश्मीर रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर खुद से जाके वो 3 दिन रहे हैं और लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से अमन चैन शांति बहाल हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इकबाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जल्दी ही दिनेश्वर शर्मा फिर से जम्मू कश्मीर में होंगे और उनके दौरे की तैयारी की जा रही है वजारत दाखिला के जरिए, और प्रोग्राम तय हो रहा है। इधर कायलू फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग AK सिंह ने कहा कि माजिद खान के फैसले से दूसरे नौजवान सबक हासिल करेंगे। हंदवाड़ा में वाक़ गुडविल स्कूल में मुनक्किद सालाना तकरीब में हिस्सा लेने के बाद साफियों से बात करते हुए GOC ने कहा कि मिलिटेंट ग्रुप में शामिल नौजवानों के पास वापसी का मौका है और वो साबिका गलतियों की तलाफी करके मेन स्ट्रीम में दाखिल हो सकते हैं। वाज़ेह कि इस साल तकरीबन 190 मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले का हल बंदूक के जरिए नहीं हो सकता। देखिए, मैं समझता हूं कि मिलिटेंट की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो है संख्या सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात है, लेकिन आपने जैसा कि देखा है नॉर्थ कश्मीर में हालात बहुत काबू में है। देयर इज पीस एंड स्टेबिलिटी इन नॉर्थ कश्मीर एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड ऑन दिस पीस एंड स्टेबिलिटी। और कश्मीर के नौजवानों को चाहिए कि आगे जो है तरक्की की तरफ देखें, और गन से किसी भी चीज और किसी भी जो है समस्या का जो है सुलझान नहीं हो सकता। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के साबिक CM डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ POK को लेकर मुतनाज़ा बयान पर दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अर्जी गुजार से कहा कि वो मरकजी हुकूमत से बात करे और उससे इस मामले में मुदाखलत करने को कहे। कोर्ट ने कहा कि मरकज इस मामले में गैर जानिबदार कार्रवाई कर सकता है। गौरतलब है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का है और BJP उसे वापस नहीं ले सकती।
फारूक ने कहा कि मैं कहता हूं कि पीओके पाकिस्तान का है, वो 70 साल से उनके पास है, आप उसे आज तक वापस नहीं ले सके और अब क्या करोगे। उन्होंने कहा कि एक बार बीजेपी चीफ ने कहा था कि हिंदुस्तान सरहद पार नहीं करेगा और आप कहते हैं कि पीओके वापस लेना है। अब आप में हिम्मत है तो बंदूकें लेकर जाओ और जंग लड़ो। फारूक यही नहीं रुके, उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास भी एटम बम है। तो इस पूरे मामले में एक अर्जी डाली गई थी, अगर हम बात करें कोर्ट में, और इसको लेकर के अर्जी गुजार ने यह कहा था कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ये अर्जी दायर की गई थी। इसको लेकर कोर्ट ने इस अर्जी में सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा कि वो मरकजी हुकूमत से बात करे। सुमित कुमार हमारे रिपोर्टर इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर है, मजीद इत्तलात फराहम कराएंगे। इस मामले में कोर्ट का क्या कुछ कहना है अर्जी गुजार को? देखिए, याचिका दायर की गई थी और पूरे मामले को लेकर जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने जो पीओके पर बयान दिया था उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस पर कोर्ट दखल नहीं दे सकता है क्योंकि ये मसला जो है इसमें पर्याप्त आधार नहीं है, लिहाजा कोर्ट इस याचिका को खारिज करती है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी के पास याचिकाकर्ता को जाना चाहिए क्योंकि जो बयान जिस तरह से आया है उसमें इस मामले में कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो जाहिर तौर पर जो जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी उस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है और इसे भी कहा जा सकता है कि एक तरह से याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी बिल्कुल, लेकिन कोर्ट ने यहाँ ये भी कहा है कि आप इस मामले में मरकज के पास जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएं और वो कोई गैर जानिबदार कार्रवाई अगर कर सकती है, निष्पक्ष कार्रवाई अगर कर सकती है तो करे। ये सलाह जरूर दी है याचिकाकर्ता को, अर्जी गुजार को। जी बिल्कुल, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि संबंधित जो है मंत्रालय के पास आप जाइए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जहां तक लगता है कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जहां तक लगता है ये मामला जो है वो कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता है, लिहाजा याचिकाकर्ता चाहे तो संबंधित अथॉरिटी या फिर संबंधित मंत्रालय के पास इस मामले को उठा सकता है। तो जहां तौर पर कोर्ट ने साफ माना है कि इस मामले में कोर्ट का दखल देना सही नहीं है और इस लिहाज से जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका को हाईकोर्ट ने सुनने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया है। जी शुक्रिया सुमित कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए दिल्ली से। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का है और उसे बीजेपी वापस नहीं ला सकती। और नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह की सदारत में आज पीडीपी बीजेपी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई। डॉक्टर निर्मल सिंह 9 मेंबर पर मुश्तमिल इस कमेटी के सदर हैं। पहले मीटिंग 28 अक्टूबर को होनी थी। मीटिंग के बाद जी सलाम से बात करते हुए नायब वजीर आला ने बताया कि दोनों पार्टियों के दरमियान सरकारी उमूर पर बाहमी ताउन के एजेंडे पर बातचीत हुई। आज बीजेपी पीडीपी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग हुई है इस साल की। पिछली जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन कर दी गई थी। क्या कुछ निकल के आया है इस मीटिंग पे, इससे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, डिप्टी सीएम। सर, क्या इस मीटिंग का एजेंडा था, क्या निकल के आया? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है वो दोनों जो अलायंस पार्टनर हैं पीडीपी बीजेपी, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं जो जिम्मेदारी पर अलग अलग जिम्मेदारियों पर हैं, उनकी ये मीटिंग थी। ये था कि आपस में और बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे की जाए, क्योंकि कई इश्यूज होते हैं। सरकार काम कर रही है, पार्टियां अपने तौर पर काम कर रही हैं, एजेंडा ऑफ अलायंस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई और अगर आवश्यकता है और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी मेंबर्स ने ये सेटिस्फेक्शन जो है उसका एक्सप्रेस किया कि सरकार सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, चाहे वो कश्मीर में टर्मोइल है, टेररिज्म है या फिर बाकी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी सरकार जो है एजेंडा ऑफ अलायंस पर ठीक तरीके से आगे बढ़ रही है और काफ़ी कुछ डेवलपमेंटल काम भी हो रहे हैं। लेकिन ये था कि क्योंकि कुछ ऐसे दिक्कतें रही हैं, जिस दिक्कतों के कारण कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए
उसके लिए ऐसे में मैं चाहूंगा पूछना कि जो पंचायत इलेक्शन करवाने की बात की गई है, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी लिखा गया है, ऑलमोस्ट ये तय हो चुका है कि पंचायत इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो इसके ऊपर भी बात हुई कि क्या दोनों पार्टियां मिलकर ये पंचायत इलेक्शन में आएंगी, उतरेंगी? लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि पंचायत इलेक्शन हमने मिलकर, क्योंकि एक तो पंचायत इलेक्शन जो हैं नॉन पार्टी बेसिस पर हैं, तो इसलिए अलायंस का इसमें कोई इस प्रकार की बात का तो विषय नहीं है। लेकिन पंचायत इलेक्शन है बिल्कुल होने चाहिए, करेंगे, इस प्रकार की बात है। लेकिन जिस तरीके से अभी सर्दियां हैं, बर्फबारी हो रही है, आगे बजट सेशन भी आ रहा है, ये दो बातें हैं जिसको मद्देनजर रखते ही जो है आने वाले वक्त में जल्दी से जल्दी पंचायत इलेक्शंस हो, इस प्रकार की बात है। सर, एजेंडा ऑफ अलायंस पे अभी भी दोनों पार्टियों में जो है थोड़ा मनमुटाव कहीं इश्यूज पे है, तो क्या उन की इस इशू पे बात की गई? देखिए, मनमुटाव जो है वो जो ऐसे इश्यूज हैं जहां पर हमारे भिन्न मत हैं, उसको तो हमने जो है एजेंडा ऑफ अलायंस में हमने जो है फॉर द टाइम बीइंग उसको एक तरफ रखा हुआ है। बेशक दोनों पार्टीज के एजेंडे पर उनकी बातें हैं, चाहे वो पीडीपी का एजेंडा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, लेकिन गवर्नेंस की जहां बात है, जो एजेंडा पे जो बातें एक्सेप्ट की गई हैं उसमें से कोई इस प्रकार का मतभेद नहीं है। हाँ, उनको लागू करने की बात है, जैसे पीओ के रिफ्यूजीज को वो देने की बात है, रिलीफ देने की बात है, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के साथ रिहेबिलिटेशन की बात है, ऐसे कश्मीर के कुछ इश्यूज हैं, वहाँ पर टेररिज्म है, उसके ऊपर अंकुश लगाने की जो बात है, इसके ऊपर ये सारी बातों को और जो है तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये थे डॉक्टर निर्मल सिंह, जिनका कहना है कि ये एक बहुत कामयाब मीटिंग थी और आने वाले जल्द फ्यूचर में भी इस तरह की मीटिंगें होगी। कई मुद्दे इस मीटिंग में उठाए गए और जिनमें डॉक्टर निर्मल सिंह को उम्मीद है कि एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने निकल के आएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और यहां रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लौटेंगे, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जनूबी कश्मीर के शोपियान कस्बे में महकमा बिजली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और जो नाराजगी हो रही है वो जाहिर करने के लिए मंगल को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। मकामी लोगों को इल्जाम है कि कश्मीर में गैर एलानिया बिजली कटौती की जा रही है और इससे सर्दी में लोगों को परेशानी हो रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई जगहों पर लोगों ने रोड ब्लॉक किए और दुकानें भी बंद रखी। लोगों ने शिकायत की है कि जब से श्रीनगर से दरबार मुंतकिल होकर जम्मू गया है तब से लोगों को बिजली के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि महकमा बिजली की जानिब से कश्मीर में मीटर वाले इलाके में दिन में 3 घंटे और जिस इलाके में मीटर नहीं लगाए गए हैं वहां पर 6 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। इसकी वजह से लोगों में काफी गुस्सा है। और जम्मू में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात जल्द करवाए जाने के मुतालबे के तहत पैंथर्स पार्टी ने मुजाहरा किया। पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने कहा कि बीजेपी और पीडीपी जम्मू कश्मीर में अपनी साख खो चुकी है, इसलिए वो इस खौफ की वजह से जानबूझकर इलेक्शन नहीं करवा रही है और इसे लगातार टाल रही है। उन्होंने कहा कि कई बरसों से इलेक्शन न होने से आम लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर में पिछले 7 वर्ष हो चुके हैं लोकल बॉडीज के चुनाव हुए। 2010 में इनका टेन्योर खत्म हुआ था और 7 वर्ष से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया है इन इलेक्शंस को करवाने के लिए, जिसकी वजह से कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ा है। ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये इलेक्शंस करवाए जाए, वरना लोग यहाँ पे इस इलेक्शंस के लिए भी एक जो है एजिटेशन का रुख आने वाले वक्त में अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और फिल्मसाज संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर मुजाहरों का सिलसिला जारी है। जम्मू में फिल्म को लेकर शिवसेना ने नाराजगी जाहिर करते हुए जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि किसी फिल्म में तारीख के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिवसेना ने कहा कि फिल्म से लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची है। जम्मू में सिनेमाघरों के मालिकों से फिल्म को रिलीज न किए जाने की अपील की गई है। उनका कहना था कि अगर इसके बावजूद भी फिल्म रिलीज होती है तो इसकी जिम्मेदारी सिनेमाघर मालिकों और हुकूमत की होगी। आज यहाँ पर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली का पुतला फूंका गया है, जिसके कारणवश की हमारी रानी पद्मावती
जो राजस्थान चित्तौड़गढ़ से है, जो प्रोमो फिल्म का इन्होंने दिखाया है उसमें अंग्रेजों के सामने नृत्य करता हुआ उन्हें पेश किया गया है। इसको शिवसेना हिंदुस्तान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम राज्य स्तर पर इसका विरोध हो रहा है कि जम्मू के सिनेमा हॉल कतई भी इस फिल्म को प्रदर्शित करने की मांग की तरह करे, अन्यथा अगर थिएटरों में तोड़ हुई तो उसके जिम्मेवार सिनेमा हॉल के मालिक खुद होंगे। जय हिंद, जय भारत। अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया और उनकी अहम मांगों में डिस्टेंस मोड से हासिल की हुई डिग्री वाले टीचर्स को मुलाजमत देना। उनका कहना था कि अपनी मांगों को लेकर कई बार मुजाहरे किए गए और सरकार ने यकीन भी दिलाया, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो दोबारा एहतजाज करने को मजबूर हुए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। इस मौके पर फोरम ने कई और मांगों को भी हुकूमत के सामने रखा। शिक्षा मंत्री के समक्ष जो हमने मसला उठाया, उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए ऑर्डर निकाल लूंगा। 6 महीने इंतजार करने के बाद, क्योंकि जो हमारे सेक्रेटरी थे वो कश्मीर में थे, हमने बाहर कश्मीर में अप्रोच किया परंतु कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा एसआरओ 66 ने निकाला था, कहते जो जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी, इग्नू और मनु यूनिवर्सिटी पर इन्होंने बार लगाई थी और फिर हम शिक्षा मंत्री को 13 तारीख को जम्मू में मिले। वो जो बार थी वो भी खत्म हो गई। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की जो लेफ्ट मास्टर्स हैं इनको बिल्कुल जो इफेक्ट है, चाहे रेगुलर मोड के हैं चाहे डिस्टेंस मोड के हैं, फरवरी 2014 से इनको इफेक्ट दिया जाए और जो लेफ्ट मास्टर्स हैं उनको एडजस्ट किया जाए। 5 दिसंबर तक हम इनको टाइम दे रहे हैं। अगर ये लोग 5 दिसंबर तक जो इनको एडजस्ट नहीं किया गया और जो लेफ्ट पोस्ट मास्टर्स और जो हमारे जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, हम बैठेंगे और इस पर अगला जो कार्यक्रम होगा 5 के बाद जो है अनाउंस किया जाएगा। कल त्राल एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद त्राल में मुकम्मल तौर पर बंद देखा गया। मिलिटेंट आदिल अहमद चोपन के मारे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं। मारे गए मिलिटेंट के आबाई गांव की तरफ जाने वाले रास्ते को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ब्लॉक कर दिया। यहां तक कि 2 चक्का गाड़ियों को भी शदीद चेकिंग के बाद ही जाने दिया जा रहा है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डोडा की जानिब से बलौना ग्राम पंचायत के स्कूल में किसानों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में किसानों को अलग अलग महकमों की स्कीमों की जानकारी मुहैया करवाई गई, जिसमें कि सॉइल हेल्थ कार्ड, किसाना क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी स्कीमों की जानकारी दी गई। बेहतर पैदावार करने के लिए किसानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सिखाया गया। खाद के इस्तेमाल से लेकर फसल में कीड़े लगने पर किन दवाओं का इस्तेमाल कैसे करें, इसकी भी जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम में 30 किसानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 15 खवातीन किसान भी शामिल थीं। आज हमने जोन बेहला पंचायत रुकाली विलेज बोलिया में एक फार्मर्स फील्ड स्कूल के नाम से आत्मा स्कीम के अंडर कैंप का शुरुआत की। इसकी 6 सिटिंगें होती हैं, जो कि राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप टाइमली चलते रहेंगे। तो वही कैंप हमने आज यहाँ पे किया। नई टेक्निक्स हम फार्मर्स को बताएंगे तो ज़रूर उनको फ़ायदा होगा कि कैसे लाइन सोइंग करनी है, सीड ट्रीटमेंट करना है, अपना रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र जो है वो देना है, कि उसमें यूरिया, डीएपी, एमओपी का रिकमेंडेड डोज जो है वो मिलना चाहिए। ऑब्वियसली उससे तो क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ेगी और फार्मर को फ़ायदा होगा ही। और पट्टन की इकबाल कॉलोनी का कचरा म्युनिसिपल कमेटी पास में ही खुले मैदान में फेंकने का मामला सामने आया है। इकबाल कॉलोनी के लोगों का इल्जाम है कि म्युनिसिपल कमेटी कचरा करीब में ही ईदगाह और स्कूल के पास फेंक रही है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि म्युनिसिपल कमेटी लोगों की खुसूसी तौर पर तलबा की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। इकबाल कॉलोनी के लोगों ने आला अथॉरिटी से मांग की है कि जल्द अज जल्द इसके ताल्लुक से कदम उठाया जाए, जिसके बाद पट्टन के तहसीलदार ने मीडिया के जरिए कॉलोनी के लोगों को भरोसा दिलाया है कि वो आज ही म्युनिसिपल कमेटी से बात करके कचरे को वहां से मुंतकिल करने के लिए कहेंगे। यहाँ हमें पटन के बासिंदगान से एक ये कंप्लेंट हुई थी कि यहाँ पे जो है म्युनिसिपैलिटी की वजह से यहाँ पे काम नहीं हो पाया और यहाँ कहीं ये ढेर लगे हुए हैं गार्बेज के। तो इस सिलसिले में मैंने म्युनिसिपैलिटी से बात की और आई एश्योर द पब्लिक दैट कि मैं यहाँ से वो बहुत जल्दी हटवाऊँगा। ये काम स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। और जो म्युनिसिपैलिटी का जो यहाँ हमारा लैंड का इशू है, लैंड फिलिंग का, कि वो कहाँ पे डंपिंग साइट कर लें, उस सिलसिले में भी मैंने यहाँ पे पेपर्स वगैरह बनवाए हैं एक जगह के। विल बी सेंडिंग दैट टू द गवर्नमेंट। और यहाँ पे मैं एश्योर कराता हूँ कि मॉडर्न लाइन्स पे जो है डंपिंग होगा एंड वी आर ऑन इट, वी आर ऑन जॉब। जो टेम्परेरी यहाँ पे प्रॉब्लम है
वो हम लोग मैं एश्योर कर रहा हूँ कि वो ख़त्म हो जाएगा एंड आई विल डायरेक्ट द म्युनिसिपैलिटी टू गेट इट लिफ्टेड एज सून एज पॉसिबल। बांदीपोरा के जंगलात से दूसरे अजला में लकड़ियां भेजे जाने पर मकामी लोगों को गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इस बात को लेकर रुकने असेंबली उस्मान मजीद और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एहलकारों के दरमियान खूब बहस हुई। एमएलए ने लकड़ियों से लदी गाड़ियों को जिले से बाहर ले जाने से रोक दिया। अब इसको इधर गाड़ी में कर लोड की, मैं डिपार्टमेंट से फैसला करूंगा। बोला कि लकड़ी जाने नहीं दूंगा। महकमा जंगलात के अफसरान के साथ गर्मा गर्म बहस गाड़ियों पर लदी इन लकड़ियों को लेकर है। मकामी रुकने असेंबली उस्मान मजीद किसी भी हाल में इन लकड़ियों को जिले से बाहर भेजे जाने के हक में नहीं है। मकान की तामीर में इस्तेमाल होने वाली इन लकड़ियों को दूसरे अजला में भेजा जा रहा है। उनका इल्जाम है स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन मकामी मफाद की अनदेखी कर श्रीनगर और गांदरबल के लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। लकड़ी किन की है? बांदीपोरा की। हमारे जंगल हमारे हैं और यहाँ के लोग इतने सफर कर रहे हैं, उसका आधा % भी यहाँ उन्होंने आज तक यहाँ के डिपोज में नहीं डाला। इसलिए आज हमने ये अहद किया है कि हम बांदीपोरा से 1 इंच लकड़ी बाहर नहीं जाने देंगे। मकामी जंगलात से फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन सालाना लाखों CFT लकड़ियां काटता है। कॉर्पोरेशन डिपो में हजारों कुंटल लकड़ियां पड़ी हुई हैं। मकामी लोग भी इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कागजी कार्रवाई भी पूरी कर रखी है। बावजूद इसके डिपो से उन्हें लकड़ियां फराहम नहीं की जाती। लकड़ियां हासिल करने की हमारे पास इजाजत है, सारी कार्रवाई पूरी है, लेकिन महकमा हमें लकड़ियां नहीं देता। पूरे जिलों को लकड़ियां भेज दी जाए। मकामी लोगों ने रुकने असेंबली के इस इकदाम की हिमायत की है। रुकने असेंबली ने वाजे कर दिया है कि डिपो की लकड़ियां जब तक मकामी लोगों में तकसीम नहीं की जाती, तब तक बांदीपोरा से एक गाड़ी भी बाहर नहीं जाएगी। जी सलाम के लिए बांदीपोरा से शहजाद भट्ट की रिपोर्ट। बारामूला में यौमिया उजरत पर काम करने वाले महकमा जंगलात के दर्जनों डेलीविजर्स ने शुमाली कश्मीर के डिवीजन ऑफिस के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। डेलीविजर्स ने मांग की कि उनके आधार नंबर को महकमा जंगलात से जोड़ा जाए। एहतजाज में बारामूला, कुपवाड़ा और कुपवाड़ा के डेलीविजर्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने मुताल्लिका अफसरान से मांग की कि आधार को जल्द से जल्द जोड़ा जाए ताकि उनकी जल्द से जल्द मुस्तकिली हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनको मुस्तकिल नहीं किया गया। और बारामूला में अगर हम अब बात करें तो अक़लियतों की हम बात करते हैं। अक़लियती और माशी तौर पर कमजोर नौजवानों के लिए तालीमी और स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम सिर्फ समाजी फलाह बहबूद के लिए किया गया था। इस स्कीम के तहत सभी BPL और ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीमी किट तकसीम की गई। प्रोग्राम में बारामूला इंतजामिया, सिविल सोसाइटी के मेंबर समेत कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी कश्मीर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर इरशाद अहमद वानी थे। कॉम्पटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बारामूला में इस्टेब्लिश हुआ 1997 में। तब से ये इदारा यहाँ पे और पूरे देश में चल रहा है। बट आज स्पेसिफिक जो हमारा यहाँ फंक्शन था, हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक स्कीम सैंक्शन हुई है, जिसमें हमें जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाए और उन्होंने एजुकेशन को छोड़ दिया, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो दोबारा उस सेटअप में आ जाएं और ताकि वो अपनी एजुकेशन हासिल करें, जिसके लिए ये स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, अगर हम जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर लॉ स्टूडेंट अभिषेक कोहली की सड़क हादसे में मौत हो गई है, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई न होने से कॉलेज स्टूडेंट्स नाराज हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क पर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। एहतजाज के चलते सड़क पर जाम लगा दिया गया। मौके पर पहुंचे आला अफसरान ने स्टूडेंट को समझाया और जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद स्टूडेंट्स का एहतजाज खत्म हो सका। द जम्मू पॉलिटेक्निक कॉलेज में उड़ान के
तहत एक अवेयरनेस कैंप मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में भारत की अलग अलग कंपनियों में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देकर नौकरियां दिलाने के बारे में जानकारी दी गई। कॉलेज प्रिंसिपल ने अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कॉलेज स्टूडेंट्स कंपनियों से ट्रेनिंग पाकर उन्हें कंपनियों में नौकरी पा सकेंगे। कंपनियों का जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को ट्रेनिंग देकर नौकरियां मुहैया कराना खुशी की बात है। इससे ये एक बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से स्टूडेंट निकलते हैं, जैसे हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक विक्रम चौक है, ये बहुत ही पुराना कॉलेज है। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया कॉलेज आ गया है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से, हमारे कॉलेज से स्टूडेंट जो निकल रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा करने के बाद वो सीधा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। और इसलिए ये सारी कंपनी, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है, ये यहाँ आई है स्टूडेंट को रिक्रूट करने के लिए आई है यहाँ पर, और स्टूडेंट को रिक्रूट करके ये ट्रेनिंग एंड देन स्टूडेंट की ये प्लेसमेंट करेंगी। सोपोर में एक नौजवान के गायब होने की खबर है। सोपोर से 10 किलोमीटर दूर ब्रथ गांव का नासिर अहमद मीर अचानक गायब हो गया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही एनकाउंटर में एक मिलिटेंट तैयब मजीद मीर मारा गया था, जो इसी गांव का रहने वाला था। इसका जुमे को नमाज जनाजा पढ़ाया गया था और उसी रोज से नासिर गायब बताया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में 2 मिलिटेंट की घर वापसी के बाद नासिर का गायब होना मिलिटेंसी तंजीम में शामिल होने की तरफ इशारा करता है। मीर के घर वालों ने नासिर के घर वापस आने की अपील की है। नासिर की मां बीमारी में मुब्तला है और इस वक्त सदमे में है। आपको बता दें कि नासिर का बड़ा भाई मोहम्मद शफी, जो कि हिंदुस्तानी आर्मी में जवान था, जिनका नामालूम लोगों ने कत्ल कर दिया था। और तलब है कि एक दिन पहले ही डीजीपी वैद्य ने नौजवानों से घर वापस आने की अपील करते हुए कहा था कि उनके साथ अच्छा बर्ताव होगा। साथ ही माओ से अपने बच्चों को मिलिटेंसी से दूर रखने की अपील भी की थी। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल किताबों और वर्दियों के नाम पर लूट का सामान बन गए। लूट का एक मामला ऐसे ही सामने आया है। वादी कश्मीर में प्राइवेट स्कूल किताबों और वर्दियों के नाम पर बच्चों के वालिदैन को लूट रहे हैं। ये स्कूल हर साल हर क्लास की किताबों की सीरीज बदल देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे किताबें काम नहीं आती हैं। साथ ही वर्दियों के नाम पर मनचाहा पैसा वसूला जा रहा है। इस मसले को लेकर के बच्चों के वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है कि इस मसले को संजीदगी से लेते हुए प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाएं। साथ ही किताबों और वर्दियों को हर साल न बदलने की बात कही। कश्मीर के इलाके में जो प्राइवेट स्कूल है, आए दिन ये चेंज कर रहे हैं सब्जेक्टों की सीरीज, ताकि एक साल की किताबें दूसरे साल में नहीं लगती है फिर बच्चों को। ये हमारे लिए दिन ब दिन परेशानी बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आ रहा है ये ऑर्डर कहाँ से मिला है इनको कि किताबें चेंज करो, यूनिफॉर्म चेंज करो, समझ नहीं रहा। हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान है। हम गवर्नमेंट से मोदबाना अपील करते हैं कि ये इस पे गौर खोज करे, कार्रवाई करे इनके खिलाफ, ताकि अगले साल में ये ना हो सके। जम्मू में वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत जम्मू फिशरीज महकमे के चीफ प्रोजेक्ट अफसर ने की। और इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी फिशरीज RK भगत मौजूद थे। साथ ही महकमे के कई अफसरान भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मकसद मछली पालने वालों को बेहतर सहूलियात मुहैया कराया जाने था और साथ ही महकमे के बारे में जानकारी भी दी गई। साथ ही मछलियों को बचाने से लेकर आबो हवा को साफ रखने पर भी बात हुई। देखिए, जो ये वर्ल्ड फिशरीज डे ये हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें क्या है कि जितने भी फिशरीज रिसोर्सेज दुनिया में हैं उनको प्रिजर्व करने के, उनको बढ़ावा देने के लिए और उनमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है उनको रिड्रेस करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसमें ऑल ओवर इंडिया और खासतौर हमारे देश में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें कि सेमिनार्स, गोष्ठीज और ये जो अवेयरनेस कैंप्स, जितनी भी गंदगी है, आलूदगी इन नदी नालों में नहीं फैलाए, जितना भी मतलब गार्बेज है इनमें न डाला जाए। तो कोशिश ये रहती है कि मतलब हमारे जो ये साथ में है कि एनवायरमेंटल रिमोट सेंसिंग के डायरेक्टर साहब भी है, ये भी काफी प्रोग्राम करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि गंदगी डालने से हमारे जो वाटर रिसोर्सेज ये पोल्यूट होते हैं। न सिर्फ ये मछली के लिए हानिकारक है, बल्कि जो पीने का पानी इनसे यूज किया जाता है और दूसरी चीजों के लिए जो हमारे माल मवेशी भी इनसे पानी पीते हैं, उनको भी इसका असर पड़ता है। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ये जो आलूदगी को हद में रखने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना प्रोग्राम चलाते हैं। और हमारी भी कोशिश ये रहती है कि जहां जहां मछली नेचुरल रिसोर्सेज में है कि वहां पर हम अपने प्रोग्राम करें कि लोगों को बताए, लोगों को समझाए कि गंदगी न डाली जाए।
ये वर्ल्ड फिशरीज डे है, इसमें हम एक कॉमन प्लेटफार्म पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे वो लोग जो इसके साथ जुड़े हैं, ताकि उनकी भलाई के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हम बात कर सकें एक टेबल पे बैठ के, और जो हमारे रिसोर्सेज जो फिशरीज के हैं जिनकी और एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो उसको हम कैसे सस्टेन करें, कैसे हम एक ब्रिज जो है उसको हम कम करें, प्रोडक्शन और कंजप्शन के दरमियान जो बहुत ज्यादा हो चुका है उसको कैसे कम करें। यार रुक रहे हैं एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बांदीपुरा के हाजीन तहसीलदार ने हकाबारा गांव में एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई की और 6 कैनाल जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वालों से छुड़ाया। इस कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तरीके से उगाए गए पेड़ों को भी काट दिया गया। टीम में हिंदवाड़ा के नायब तहसीलदार और हल्के के पटवारी भी शामिल थे। इस मौके पर अफसरों ने कहा कि इलीगल एनक्रोचमेंट करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। गौशाला पे लोगों ने नाजायज तौर पर कब्जा किया, उसमें हमने इवेक्शन स्टार्ट की है और अभी तक हमने तकरीबन 60 कनाल जिस पे नाजायज कब्जा था उसको हटाया है। इसके अलावा तकरीबन 2000 से ज़ायद दरख्त जैसे सफ़ेद वगैरह था उनको भी काटा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सब डिवीजन सिंबल के उन लोगों से अपील करता जिन्होंने गौशाला पे या स्टेट लैंड पे नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा हुआ है, वो उसको आज खुद इवेक्ट करें। और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वर्कर्स यूनियन अपनी मांगों को लेकर 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। यूनियन के सदर इबादत अली ने कहा कि वो सभी बड़े अफसरों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यूनियन ने इंतबा दिया है कि कॉरपोरेशन ने अगर उनकी मांगों को नहीं माना तो वो बगलिहार प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि वर्कर्स 42 दिनों से हड़ताल पर हैं और भूख हड़ताल को 10 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 10 वर्कर अगर हम बात करें तो लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। 4 वर्कर्स हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। उन्होंने मांगे न माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। आपको बता दें कि एहतजाज कर रहे वर्कर्स JKSPDC में 15 साल से ज्यादा वक्त से डेली विजर्स के तौर पर काम कर रहे हैं और अब वो परमानेंट किए जाने की मांग कर रहे हैं। का जो बगलियार का डेली वेजर नीड बेसिस वर्कर जो है उनकी रेगुलाइजेशन का मसला है। सर हम यहाँ पे 108 के करीब नीड बेसिस हैं और जिसमें 25 जो है हमारे डेली वेजर्स हैं। हमने 1 महीना हुआ 40 दिन हुए हम इस स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे पास ना तो PDC की हायर अथॉरिटी से कोई ऑफिसर आया, ना तो हमारे यहाँ का लोकल MLA जिसको हमने कीमती वोटों से जिताया था वो भी नहीं आया, और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट रामन की एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। हमारी गुजारिश है, हमने यहाँ ज़मीनें भी दी, कुछ ज़मीन हमारी डैम में बह गई, कुछ ज़मीनें जो यहाँ पे ग्रिड स्टेशन, यहाँ की ऑफिसेज, यहाँ के कैंप्स उसमें चली गई। हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स कोई भी नहीं रहा। एक ही सोर्स था हमारा इस PDC में मुलाजमत, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा कोई भी मुतालबा हल नहीं किया जा रहा है। अगर हमारे किसी साथी का नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो है रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार की होगी। मुल्क का एक मुरवज्जा उसूल है कि हर चीज के लिए सरकारी महकमों, अफसरान, एहलकारों और सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। शिकायतें हक बजानिब हो सकती हैं, लेकिन सारा कसूर सरकार और महकमों का हो इसका दावा नहीं किया जा सकता। दरअसल इसकी आड़ में हम अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। जुमे को अगर हम बात करें तो JDA का एक मारूफ पार्क इसकी वाज़े मिसाल पेश करता है। जम्मू के लोग ही पार्क को गंदगी का ढेर बनाने पर तुले हुए हैं। JDA की नाअहली इस काम में पूरी मदद कर रही है। ये खबर जम्मू से। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस बोर्ड को देखिए। जली हरफों में JDA खुद को शहरियों की बेहतरी के लिए वक्फ करने का दावा कर रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये शहर का एक मारूफ पार्क है। मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों को यहाँ पर कैसी आबो हवा मिलती होगी इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पार्क क्या ये है, बल्कि उबाश किस्म के लोगों ने इसे शराब नोशी का अड्डा बना रखा है। स्वच्छता अभियान पर यहाँ किस तरह से अमल होता है ये भी देखिए।
फव्वारे में पानी नहीं है, जगह जगह कूड़े फैले हुए हैं। टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ेगा कि करें या ना करें। ट्रांसफार्मर के नंगे तार हर वक्त किसी बड़े हादसे को दावत देते नजर आते हैं। मकामी लोग चाहते हैं कि बल्दिया इस जानिब फौरी तौर पर मुतवज्जे। गवर्नमेंट को कहता हूँ, ये जो म्यूनसिपैलिटीज है, ये जो जिनका इनका काम है, ये देख लो, अभी भी देख रहे हो आप जो है कितनी गंदगी पड़ी हुई है। कम से कम यहाँ इस गंदगी से कितने मच्छर पैदा होंगे और ये स्मेल जो है इससे भी कितनी बीमारियां लगती हैं। ये पूरा हमारा जो वातावरण है ये पूरा पॉल्यूटेड हो रहा है। इसलिए मैं ये अपील करूंगा पब्लिक से और गवर्नमेंट से भी, और ये म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं, ये जितनी भी नालियां देख लो, आगे पीछे बहुत ज़्यादा गंदगी है। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं इनसे अपील करता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, कम से कम ध्यान दें। आप मेट्रो सिटीज़ बनाने शुरू हैं, आप कह रहे हैं हमने कौन सा ये शहर बनाना है, लेकिन पहले जो गंदगी है इसको तो साफ कीजिए। सेहतमंद जिस्म के लिए आबो हवा का साफ और शफाफ रहना बहुत जरूरी है। सुबह और शाम के वक्त पार्क में अच्छी खासी भीड़ होती है। बड़े बुजुर्ग वॉक और एक्सरसाइज के लिए यहाँ आते हैं। शाखाएं भी लगती हैं यहाँ। बच्चे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन जिन फिजाओं में ये सांस लेते हैं उसे सेहत के लिए तो कतई मुफीद नहीं कहा जा सकता। जेडीए पार्क की साफ सफाई क्यों नहीं करता, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गंदगी फैलाता कौन है। मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ साथ ये हमारी पब्लिक की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी क्लीननेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पार्क जो बनाए गए ये हम लोगों के लिए ही है। क्योंकि जब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो उनको अपनी सेहत का ध्यान होता है, लेकिन वहाँ अगर वाइन की बोतलें पड़ी होंगी या गंदगी पड़ी होगी तो इससे सेहत खराब होगी, सेहत ठीक नहीं होगी। तो मैं यही चाहता हूँ, एक बात अपनी तरफ ये कहना चाहता हूँ कि अगर फैसिलिटीज हमें ये मिली हुई हैं तो हमने इसका जो है इस्तेमाल, यूज जो है वो ठीक तरीके से करना चाहिए ताकि हमें बेनिफिट पहुंचे। क्योंकि जितनी गंदगी ज्यादा फैलती जाएगी एटमॉस्फेयर में उतना ही ज्यादा प्रदूषण होता जाएगा, वो जो हमारे लिए हानिकारक है। जाहिर है कि हम और आप जैसे लोग ही हैं जो अपनी माहौलियात को आलूदा बना रहे हैं। गैर शऊरी तौर पर हम सेहत के बजाय बीमारियों का सौदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और हुकूमत के लाख दावों के बावजूद मुल्क में सफाई का निजाम अभी भी सुस्त रवि का शिकार है और इस सिलसिले में कई स्कीमें चलाई गई, लाखों करोड़ों खर्च किए गए, मगर सब की सब रायगा साबित हो रहा है। आइए चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको इस खास खबर के साथ। करेंगे और करके रहेंगे, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। 2 अक्टूबर 2019 वो खास दिन जब हम महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश मनाएंगे। याद है ना? अगर भूल गए हैं तो हम याद दिला देते हैं, जहन में ताजा करिए। इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लाल किले की फसील से दी गई वो तकरीर जिसमें उन्होंने अहद लिया था कि हिंदुस्तान को साफ सुथरा बनाना है, उस बात को 3 बरस बीत चुके हैं। इस बीच गंदगी मुद्दा जरूर बनी है, लेकिन क्या सफाई हुई है? वैसे भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है और वक्त बेहद कम, महज 2 साल। गंदगी से पटी सड़कों से लेकर गलियां, चौराहे, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, गांव अभी साफ करना बाकी है। और उससे भी बढ़कर हमारे लिए चैलेंज है सालों से गंदगी को लेकर हमारी सोच पर लिपटी लापरवाही की चादर को हटाना। और खबरों के जरिए ही सही, गली मोहल्ले में सफाई का बिगुल आपने भी फूंका था। और ऐसा ही एक शहर जिसे जरूरत है सफाई के बिगुल की, दुनिया की मशहूर और मुकद्दस धर्म नगरी को जरूरत है गंदगी के खिलाफ शंखनाद की, जहां खबरों के लिए ही सही गंदगी के ढेर पर सियासत हुई थी। सफाई के लिए तलवारें नहीं, झाड़ुएं उठी थी। वो मुकद्दस मकाम है जम्मू का कटरा। इस शहर के सीने पर पड़े गंदगी के अंबार की बदौलत उसकी सांसें अब घुटने को मजबूर हैं। सफाई के बारे में बात करें तो सफाई हमारे कटरा की बिल्कुल अच्छी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से सफाई करवाना चाहती है, जब मन किया किया, नहीं किया नहीं किया। उसमें क्या है, यात्री हमारे कहीं नंगे पांव जा रहे होते हैं, गंद के ऊपर से जा रहे हैं, कभी बच्चे जा रहे हैं यात्रियों के, कभी यात्री जा रहे हैं। उससे कटरा का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
उसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को आप कभी फोन करोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को बोलोगे कि इधर सफाई नहीं हुई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे पल्ला झाड़ देती है जैसे कुछ है ही नहीं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, यात्रियों को परेशानी आ रही है, बीमारी फैलने के उससे ज्यादा कारण है। शहर कटरा में आने के लिए आपका खैर मकदम है और ये देखिए गंदगी के ढेर आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। हुकूमत और इंतजामिया की कोशिशों का नजारा देखिए। यहाँ गंदगी की इतनी बहार है कि खुद सफाई शर्मिंदा है। हमने कभी ना सोचा था कि जिसके लिए मुहिम चलाई गई हो, जिसके लिए लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, वो निजाम इस तरह से दम तोड़ देगा। उसकी सांसें धर्म नगरी में आकर साथ छोड़ देंगी। ये खुद उसने भी नहीं सोचा था। गंदगी के ये अंबार सवाल पूछते हैं इंतजामिया से। नालियों और सड़कों पर फैला पानी उंगली उठाता है सरकार की कोशिशों पर कि कहां हैं वो वादे, वो बड़े बड़े दावे, वो ख्वाब जो हमें दिखाए गए थे। धर्मनगरी पुकारती है कि स्मार्ट सिटी का ख्वाब लेकर चलने वालों, जरा मेरी तरफ भी देखो और बताओ कि क्या तुम्हारा वादा पूरा हुआ या हो रहा है। तुमने जो ख्वाब दिखाए थे, क्या वो हकीकत का जामा पहन चुके हैं या पहनने वाले हैं? अगर नहीं तो कहां है तुम्हारा निजाम, कहां है तुम्हारा इंतजाम? भगवान के नाम पर सियासत हो सकती है, लेकिन सफाई पर क्यों नहीं? बेस कैंप कटरा जो है मां वैष्णो देवी श्राइन का बेस कैंप कटरा जो है, और सेंटर ने इसको इंडिया की 10 आइकॉनिक सिटी में इसको इंक्लूड किया हुआ है। रही अंक की बात, तो मुझे लगता है ये काफी एक हास्यास्पद बात होगी। चलो अंक देने की बात कहेंगे, 10 में से 3 अंक मैं दूंगा, इससे ज्यादा शायद कहना मुश्किल है। कटरा वो शहर है जिसे 10 आइकॉन सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। मां वैष्णो देवी का घर है कटरा। मां वैष्णो देवी के लाखों अकीदतमंद दीदार के लिए आते हैं यहाँ। वो मां के दरबार में नंगे कदमों से जाना चाहते हैं, लेकिन इसे हमारी बेबसी ही कह सकते हैं कि अकीदतमंदों को इस कूड़े के अंबार पर, इस गंदगी की चादर पर पैर रखकर आगे जाना पड़ता है। साथ ही उधमपुर की ओर जाने वाला रास्ता नाले और गंदगी से सजा हुआ है। म्युनिसिपल कमेटी के सफाई के लाख दावे यहाँ आकर दम तोड़ देते हैं, और जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो आंख मूंद कर न जाने किस आइकॉन सिटी के ख्वाब में खोए हैं। उन्हें जागने की जरूरत है और देखने की भी, क्योंकि जिसका ख्वाब वो सजोए हैं वो महज ख्वाब है और हकीकत ये है गंदगी, कूड़े का ढेर, बदहाल निजाम। हाथ फैलाए कटरा सफाई की गुहार कर रहा है। कटरा में कहीं भी चले जाओ, किसी भी गली में घुस जाओ, किसी भी बाजार में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको कूड़े के ढेर लगे दिखाई देंगे। पहले नंबर तो ये जितनी भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज तक कटरा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना गंद यहाँ पूरे कटरा में जो दिखाई देता आज तक दिखाई नहीं दिया। जब भी आप यहाँ पे लोकल, हम जब भी कहीं इनके ऑफिस, म्युनिसिपल ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ से यहाँ जब भी सीईओ से बात होती है या किसी और अधिकारी से बात होती है, उनसे हमें एक ही जवाब सुनने को मिलता है। यहाँ तो वो बोलते हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है, या उनका एक बहाना होता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। तमाम तरक्की और दावों के बावजूद गंदगी ही हकीकत है और हमें इसे समझना चाहिए। शहरों से लेकर गांव तक पसरी गंदगी तो लाइलाज बीमारी की तरह हो चुकी है। इसलिए जरूरत है कि ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।